माहिर नफ्सियात माइकल कर्टन या माइकल कर्टन जिनको हम कहते हैं, उनके मुताबिक दुनिया में आने वाला हर शख्स जो है उसको उसकी तख्लीकी एक सलाहियत होती है। महज उस शख्स की तख्लीक की नौइयत जो है हर एक की डिफरेंट हो सकती है उनकी तरजीहात के मुताबिक। आज हमारे जो मेहमान हैं ऐसे 21 साल नौजवान साइंसदान हैं जिनकी तरजीह साइंस और तिबियात है और 16 साल की उम्र में ही इनका जो बरकी छतों पर यानी कि इलेक्ट्रिक हनीकॉम पर की गई जो तहकीक है उस पर मजमून दुनिया भर से साइंस, रियाजी और इंजीनियरिंग के मैदान में होने वाली तहकीकात शाया करने वाले जो जरीदे हैं रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस जर्नल में शाया हुआ था। अब ये वही जरीदा है जिसमें माहिर तिबियात आइजैक न्यूटन का 17 साल की उम्र में पहला तहकीकाती मजमून शाया हुआ था, लेकिन इस तरह इन्होंने आइजैक न्यूटन को भी मात दे दी, पीछे छोड़ दिया, क्योंकि जब इनका पहला मजमून शाया हुआ इस जरीदे में तो इनकी उम्र महज 16 साल थी। शहीर नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये इनकी तहकीक जो थी वो क्या थी। अस्सलाम वालेकुम शहीर। वालेकुम अस्सलाम। शहीर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक। बताइए जी, ये जो इलेक्ट्रिक हनीकॉम है सबसे पहले तो यही ज़रा हमें समझाएं कि ये क्या होता है। अच्छा, नॉर्मली लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल हनीकॉम है तो शहद की छतों से कोई रिलेशन होगा। ऐसा ही लगता है। लोगों ने लिखा भी है न्यूज़ वगैरह में कि शहद की छतों से बिजली गुजार के कुछ किया है। हाँ। मगर असल में जैसे आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं तो ये जो ऑयल है ना, एक सरफेस पे हमने ऑयल की एक लेयर बनाई हुई है और उस पर हम जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड्स डालते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बिजली उस पर गुजारते हैं, तो एक शहद की मक्खी के छत्ते का एक पैटर्न सा बन जाता है उस पर। अच्छा। उस पैटर्न पे इन्वेस्टिगेशन करनी थी कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसके पीछे जितने भी होने से क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब क्या ज़रूरत थी तहकीक करने की? अब ये थोड़ी ज़रूरी है कि न्यूटन ने कहा कि इस दरख्त से सेब गिरा क्यों, तो आप भी ये कहें कि गिरा क्यों। बिल्कुल। अब साइंस जैसे कुछ लोग करते हैं, वो करते हैं कि भाई हमें कोई एप्लीकेशन चाहिए इस चीज़ की, वो होती है इंडस्ट्रियल साइंस में, जिसमें आप एक एप्लीकेशन निकालते हो, एक चीज़ निकालते हो। कुछ साइंस होती है जो फ्रीली साइंस आप करते हो, आप इन्वेस्टिगेट करते हो कि यूनिवर्स में कोई चीज़ हो रही है, कोई फिनोमेना है तो वो कैसे चल रहा है। हाँ जी, सो ये काइंड ऑफ एक फ्रीडम ऑफ साइंस की एक्सप्रेशन है। तो आपने जब उसके ऊपर तहकीक की तो क्या उसके अंदर बात नताइज? मैंने इसमें नए पैरामीटर्स थोड़े से इंट्रोड्यूस किए थे कि इसमें थर्मल एक इफ़ेक्ट्स आते हैं, हीट का एक फिनोमेना आता है कि हीट के हिसाब से वो कैसे पैटर्न चेंज होता है। और एक मैंने इसका नया एक टेक्निक निकाला था टू फोटोग्राफ आयंस, उसकी अच्छा। जो ट्रैवलिंग होती है। अच्छा। उसमें एक फोटोग्राफी का एक स्पेशल तरीका होता है जिसमें आप हीट को इमेज कर सकते हैं बेसिकली। उससे पहले ये फोटोग्राफी उनकी नहीं हुई थी आयंस की? बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में उस तरह नहीं हुआ था। अच्छा। तो वो एक नॉवेल्टी के तौर पे आ गया था जिसकी वजह से ये पब्लिश भी हो गया। तो फिर दुनिया ने क्या रिसर्च पेपर जो था वो जिस जर्नल में छपा था तो वहाँ से क्या इसके हवाले से पजीराई हुई और कितनी इस पेपर की अहमियत है अब जो साइंस की जो दुनिया है? तो इसका मतलब काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा टाइटल था इलेक्ट्रिकल हनीकॉम। मतलब लोग अगर देखते हैं तो काफ़ी क्यूरियोसिटी भी होती है कि ये क्या हो सकता है। तो इस तरह जो आर्टिकल जब पब्लिश होता है तो वो एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं कि जिस भी आर्टिकल के ऑथर से बात करनी है तो उनसे आप कांटेक्ट कर लें। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया था कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लग रहा है, इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स में। तो उनको फिर बाद में पता चला कि मैं तो अभी 16-17 साल का था तब, तो वो भी मतलब काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आ गया था उनके लिए भी कि इतने यंग साइंटिस्ट ने पब्लिश तो किया। इस सब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिकल हनीकॉम पे दुनिया में पहले कोई रिसर्च वगैरह हुई है या आप पहले थे जिसकी रिसर्च हुई और फिर पब्लिश हुई? इसमें पहले रिसर्च हुई हुई है, कोई 4-5 पेपर्स लिखे गए हैं 1970 से लेके आज तक। काफ़ी कम है हाँ, काफ़ी कम काम है फिर तो। बिल्कुल, क्योंकि इट्स अ लिटिल नोन फिनोमेना। अच्छा। हमने जो बेसिकली किया था, कंपटीशन में गए थे रशिया में। अच्छा। इंटरनेशनल यंग फिजिक्स टूर्नामेंट, तो उसमें उन्होंने ये अनसॉल्व्ड एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम एक दिया हुआ था कि इस पे हाई स्कूल स्टूडेंट्स रिसर्च करें और एक टूर्नामेंट सा हो रहा था। टूर्नामेंट तो नहीं जीते हम पाकिस्तान को लेके, मगर बाद में रिसर्च को पब्लिश कर दिया, वो फिर एक अलग चीज़ हो गई। क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि फिजिक्स, जाहिर है अब आपका इंटरेस्ट फिजिक्स ही में है या कोई और साइंस भी ऐसी है जिसकी तरफ आपका रुझान है रिसर्च वगैरह के हवाले से? साइंस जनरली मतलब काफ़ी है, केमिस्ट्री के मेरे घर में लैब भी है अपनी। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी मैंने थोड़ा सा डेबल किया हुआ है। अच्छा, लेकिन मेन आपका फिजिक्स फोकस है। एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी करता रहता हूँ, अभी आईएसटी में पढ़ रहा हूँ मैं। सही है। तो ये बताएं, थोड़ी बहुत फिजिक्स तो हम दोनों ने भी पढ़ी है ना, ये बताएं कि आपका बस याद नहीं है, E = mc² फिजिक्स का ही था, आइंस्टाइन का था बिल्कुल, एनर्जी की इक्वेशन। अच्छा ये बताएं कि आपका फेवरेट थ्योरी या कोई ऐसा इक्वेशन किस साइंसदान की है और वो क्या है और क्यों है, या जो आपको अच्छी लगी, जिसने आपको इम्प्रेस किया कि भाई ये काम जो इसने कर दिया है ना, कमाल कर दिया, वो क्या चीज़ है? ऐसा तो एक फेवरेट नहीं है क्योंकि ओवरऑल साइंस की जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारी इक्वली ही मुझे। लेकिन मोस्ट इम्प्रेस्ड?
Who are मोस्ट you with? इंप्रेस्ड अगर मैं ऑन टॉप ऑफ द हेड बोलूँ तो वी कैन से स्क्रोडिंजर्स इक्वेशन कह लें, अच्छा, जिसमें वो हाँ। वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात करते हैं, वो कैट इज डेड और नॉट डेड वाली जो बात हाँ। आती है, वो काफ़ी मतलब एक क्वांटम फिजिक्स में इंटरेस्टिंग फिनोमेना चीज़ आ जाती है, और उसकी जो डेरिवेशन है वो भी काफ़ी मज़े की है कि कैसे जबरदस्त। एक चीज़ को इस तरह इक्वेशन बन तो सकती इससे है। पता क्या चलता है, मतलब इससे मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इससे क्या पता चलता है, मतलब क्यों? अब नॉर्मली जब बात करते हैं ना इसी क्वेश्चन के बारे में, तो हाँ। वही जो कैट इन द बॉक्स वाला एक प्रॉब्लम आ जाता है कि एक बिल्ली को हमने डब्बे में रख दिया है और उसमें ना कुछ ट्रैप्स पड़े हुए हैं और कुछ अच्छा। इस तरह पॉइजन भी पड़ा हुआ है। अब हमें नहीं पता कि वो अंदर क्या हो रहा है उस बिल्ली के सही है। साथ, तो हमारे अंदाज में वो बिल्ली मर भी चुकी है और जिंदा भी एट द सेम टाइम। सो ये बेसिकली वो क्वेश्चन एक बता रही है कि वो दोनों एक स्टेट, तो फिर पता क्या चला कि बिल्ली जिंदा थी या मर गई थी? दोनों है एक टाइम पे। दोनों ये है पता एट अ चला टाइम। यही है साइंस, यही है साइंस भाई। आजकल तो वो कौन सी जो थ्योरीज चल रही हैं कि जिसके अंदर तो आप अभी तो हम मेटावर्स नहीं, हम तो अभी तक जिसको कहते हैं ना कि नॉलेज की बस बुनियाद तक भी शायद नहीं पहुंच पहुंचे। नहीं सके हैं। पहले हमारे पास जो है वो किसी भी पार्टिकल के अंदर एटम्स थे, फिर उनके अंदर न्यूक्लियस तक पहुंचे, फिर उनकी अब तो मूवमेंट भी इतनी ज़्यादा हो गई है उनकी कि अब वो समझ से बाहर हो गई है। वो पहले तो हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो बस वो यूं यूं घूम रहे होते थे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, अब तो उनकी इतनी डायमेंशंस आ गई हैं हाँ। कि इंसान अगर पढ़ना शुरू करे तो बेचारा परेशान हो जाए। हाँ तो जी, ये ये तो स्कूल वाले सारे हमारे स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि भाई अब क्या पढ़ें तो क्या पढ़ें। अब पढ़ें तो क्या पढ़ें, बिल्कुल। तो आगे हम आपने साइंस लाइफ में कितना पीछे हैं ओवरऑल दुनिया हाँ। से? हम बेसिकली जो साइंस करते हैं ना वो अप्लाइड साइंस करते हैं हम। और वो क्या हम करते हैं? सिर्फ वो वाली साइंस करते हैं जिससे हमें कोई मतलब सिक्योरिटी वाइज फ़ायदा, स्ट्रेटेजिक वाइज फ़ायदा हो, मिलिट्री वाइज फ़ायदा हो, और इस तरह की हम साइंस करते हैं यूजुअली। रिसर्च पे तो हम नहीं है। फ्रीडम ऑफ साइंस हमारे पास इस तरह वो नहीं है क्योंकि उसमें फंडिंग भी नहीं मिलती हमारे वो लोग। लग्जरी है ना फिर वो तो जिस ज़ाहिर है। तरह अब यूएसए में है वो नासा है, वो जेम्स हाँ। वेब टेलीस्कोप बना लिया उन्होंने, दुनिया यूनिवर्स की रिसर्च कर रहे हैं, वो हम नहीं कर वो हम रहे। कर भी नहीं सकते, ज़ाहिर है हमारे मसाइल और हैं, हमारा जो है वो मसाइल भी और हैं। डेवलप। प्रायोरिटीज और हैं हमारी, तो Priorities भी और उसी हैं, तरफ बिल्कुल। साइंस भी उन्हीं प्रायोरिटीज के पीछे ही है हमारी। आपका जो घर पे आपने म्यूजियम बनाया हुआ है वो क्या है भाई, जरा उसके बारे में डिजिटल म्यूजियम। हाँ जी, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया है ट्रेजर्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये मेरा एक डिजिटल म्यूजियम है काइंड ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें क्योंकि हमारे आर्टिफैक्ट्स काफ़ी स्मगल हो जाते हैं हाँ। मार्केट्स में, फिर रहे होते हैं आर्टिफैक्ट्स और बिक रहे होते हैं, एंड वो लोग बाहर लेके जाके ऑक्शंस में बेच देते हैं, प्राइवेट कलेक्शन में चली जाती हैं, और वो फिर कभी मतलब दुनिया में सामने नहीं आती, गायब हो जाती हैं जब तक वो बंदा मर नहीं जाता या बेच नहीं देता चीज़ें अपनी। तो मेरा ये गोल है कि जो हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं लोकल, उनको मैं कैटलॉग करूँ, उनको परचेस करूँ, अपने डिजिटल म्यूज़ियम में डिस्प्ले करूँ, ताकि लोगों को एक एजुकेशन मिले, अवेयरनेस मिले कि ये चीज़ मिलती है पाकिस्तान में, ये चीज़ हमें आर्टिफैक्ट्स और आर्कियोलॉजी के हिसाब से होती है, और अगर रिसर्च भी किसी ने करनी है तो वो हर चीज़ जो कैटलॉग्ड है उस पर आके वो रिसर्च तो भी वो कर हम सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कैसे देख सकते हैं? वो इंस्टाग्राम पे आप लिखें ट्रेजर्स ऑफ ट्रेजर्स ऑफ पाकिस्तान, और वो पेज खुल जाएगा और आप फिर सारे वहाँ पे चीज़ें क्या बात है, क्या पाकिस्तान की खूबसूरती है वो हमें नजर आ जाएगी। उसमें आपकी फेवरेट चीज़ कौन सी है जो आपने डिस्प्ले की हुई है? अभी जो मेरी फेवरेट चीज़ है, बलूचिस्तान में पॉटरी मिलती है बड़े मज़े की। हाँ। ये जितनी भी प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉटरी थी वो मिलती है, उस पर मैंने फंड रेजर भी एक्चुअली स्टार्ट किया हुआ है कि उसको सिक्योर करने के लिए, ज़बरदस्त। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आजकल ये चीज़ें निकल रही हैं और यही सबसे ज़्यादा स्मगल भी हो रही हैं बाहर, और हमारे मतलब कैटलॉगिंग में नहीं आ रही। हाँ, इसके ऊपर हमें ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शहीर नियाज़ी, आपका वक्त दिया आपने, और हमारी दुआ ये है कि साइंस की दुनिया में आप अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करें, जिस तरीके से आप अभी कर भी चुके हैं, मगर अभी तो वो कहते हैं ना सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। मुझे वो याद आ रहा है आपको ये वाला, मुझे वो है अपना मकाम पैदा कर। हाँ बिल्कुल, तो अपना मकाम जो है वो आप बढ़ाते रहें और इसी तरीके से मुल्क को आगे लेकर जाते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका।